हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉकीपर्स एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ कल से सीएचएसएल की बूस्टर सीरीज स्टार्ट की, जिसके तहत मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है। और इसी तरह से मैं आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, हमारी क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिसने थ्योरी पढ़ी है या फिर थ्योरी नहीं पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको केवल क्लास देखनी है और इसके बाद आपको पीडीएफ पढ़ लेनी है, आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप मेरी सारी क्लास को फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर 100% बूस्ट करेगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में किस अवधि को योजनावकाश के रूप में वर्णित किया गया है? विच पीरियड इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज प्लान हॉलीडे? ऑप्शन ए 1990 टू 1993, ऑप्शन बी 1966 टू 1969, ऑप्शन सी 1956 टू 1960 या फिर ऑप्शन डी 1947 टू 1950। देखिए, योजना अवकाश क्या है? पंचवर्षीय योजना के बीच में जो अवकाश लिया गया था उसको योजना योजना अवकाश कहते हैं। और योजना अवकाश की जो अवधि है वो है 1966 से 1969। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 से 1969। अब हम देखेंगे योजना अवकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, 1966 से 1969 में पंचवर्षीय योजना के बीच में जो अवकाश हुआ था उसे योजना अवकाश कहते हैं। भारत में 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी बनना, और लगातार 3 पंचवर्षीय योजना बनी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। उसकी वजह से योजना अवकाश लिया गया था। इसकी विफलता के कारण थे, जैसे कि 1962 में चीन से युद्ध हो गया था हमारा। इसके बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर लगातार 2 वर्षों तक भारत में सूखा पड़ा, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही और 3 वर्षों का योजना अवकाश लिया गया 1966 से लेकर 1969 तक का। ठीक है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ठीक है। 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर योजना अवकाश के बाद 1969 से 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना बनी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर केंद्रित था। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। अब हम देखेंगे कुछ पंचवर्षीय योजना को जो कि इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के लिए। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। और इसी योजना में ही भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हमारे पास आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों को भारत में स्थापित करना था, जिससे कि भारत में आत्मनिर्भर और रोजगार के अवसर पैदा हो सके। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। और इस योजना में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे। इस योजना में राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई में सोवियत संघ के सहयोग से और दुर्गापुर में यूके के सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य था कृषि तथा उद्योगों को बढ़ाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसका और भी उद्देश्य थे, जैसे बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र में विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना, ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकीकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। योजना आयोग को क्या कहते हैं? सुपर कैबिनेट कहते हैं। और अब तक हमारे भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 से 1956 तक, और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो बनी है वो बनी है 2012 से लेकर 2017 तक की। अब हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। इस वजह से पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह कार्य करती है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? The idea of concurrent list in the Indian Constitution was taken from ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, संवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखेंगे।
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संवर्धित सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की परिभाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, प्रस्तावना की परिभाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये दोनों चीज अलग अलग है, भैया याद रखेंगे, ये एग्जाम में आते हैं। अच्छा, ब्रिटिश के संविधान से लिए गई है संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति और संसद की सर्वोच्चता, ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मनोनीत सदस्य, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन और सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। और कनाडा के संविधान से ली गई है जीएसटी, राज्यपाल, अवशिष्ट सूची, कनाडा के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर उड़ीसा में, ऑप्शन बी झारसुगुड़ा उड़ीसा में, ऑप्शन सी कटक उड़ीसा में, या फिर ऑप्शन डी राउरकेला उड़ीसा में। देखिए, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राउरकेला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था। बलबन सर्वेड एज नायब टू विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, ये चारों के चारों ये कैसे हैं, ये गुलाम वंश के शासक हैं और बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के यहाँ पर नायब के रूप में कार्य किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बलबन के मेरे बारे में मैंने कल आपको बताया था और आज फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं और इल्तुतमिश, रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी आज पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, बलबन जो है वो गुलाम वंश का शासक था और गयासुद्दीन बलबन, और इसने 1266 से लेकर 1286 तक इसने शासन किया था। दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले ये नसरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था, यानी कि नायब था। रजिया सुल्तान के समय पर बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। ठीक है, याद रखेंगे। इसने सजदा और पैगोस जैसे ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। सजदा, घुटने पर बैठकर शीश नवाना को सजदा कहते हैं। पैगोस, पांव को चूमना को पैगोस कहते हैं। इन पद्धतियों को भारत में इसने लागू किया था गयासुद्दीन बलबन ने। इसने नौरोज त्योहार प्रारंभ किया था भारत के अंदर और इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आक्रामक नीति को अपनाया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भैया बलबन को उलुग खान की उपाधि किसने दी थी। नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी बलबन ने। फारसी, इसके दरबार में फारसी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, इसके दरबार में फारसी कवि थे। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे देखेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है और इसने 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया है। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक और पहला तुर्क शासक था ऐबक। ये लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहते हैं। और इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खान भी कहते हैं। इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहता था जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी थी। इसके दरबार में कौन रहता था? मिनहाज उस सिराज, जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी थी। और इसके दरबार में हसन निजामी भी था जिसने ताज उल नासिर पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ऐबक के गुरु का नाम बख्तियार काकी था और इन्हीं की याद में ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, किंतु पूरा नहीं बनवा सका। तो कुतुब मीनार को पूरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने दिल्ली में कुबतुल उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुबतुल उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी। और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली का शासक बना आराम शाह, लेकिन आराम शाह अयोग्य शासक था, उसको हटा के बन गए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का ये पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और इसने शासन किया था 1211 से लेकर 1236 तक। इसे गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, याद रखेंगे।
और शासक बनने से पहले ये यानी कि इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। वहाँ का सूबेदार था बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बदायूं का सूबेदार था शासक बनने से पहले इल्तुतमिश। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई और इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दी, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। और इसने 40 तुर्क सरदारों की एक सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसे तुर्काय चहलगाम या चालीसा दल कहते हैं। तो चालीसा दल का गठन किसने किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे ये चीजें। अच्छा, इसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी बनवाई थी इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाई थी। ठीक है, न्याय मांगने के लिए क्या चलवाई थी? लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाई थी। इसने अपने जीवन काल में रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, लेकिन जो 40 दल है, 40 दलों को मंजूर नहीं था रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाना। तो इसकी वजह से इन्होंने 40 दल ने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया, लेकिन रजिया सुल्तान ने उसको हटाकर खुद शासक बन गई और इन्होंने शासन किया था 1236 से लेकर 1240 तक। ये भारत की प्रथम महिला शासका थी। ये पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। तवर हिंद भटिंडा पंजाब के इक्तादार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन खुद को हारता देखते हुए रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और वापस लौटते समय हरियाणा के कैथल में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। और रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह दिल्ली का गद्दी पर बैठा। ये है, हमने अभी इसके जो हमने ऑप्शन में आए थे हमने सारे पढ़ दिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? खासी, जैंतिया, गारो और धनसिरी। ठीक है, देखिए मेघालय के पठार के गारो, खासी, जैंतिया तो उपमंडल में है, वो धनसिरी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धनसिरी। ठीक है, देख लेते हैं मेघालय के पठार को। देखिए मेघालय के पठार को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है, गारो, खासी, जैंतिया। वो जो गारो, खासी, जैंतिया है वो वहाँ के जो वहाँ पर जो जनजाति रहती है उनके नाम के आधार पर इनको नाम दिया गया है। और सबसे ज्यादा बारिश जो होती है मासिनराम में होती है, मासिनराम मेघालय में होती है। और इन्हीं गारो खासू जयंतिया की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद यानी कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए केसी भेयर, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी ग्रैनविले ऑस्टिन या फिर ऑप्शन डी मॉरिस जोन्स। तो भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है मॉरिस जोन्स ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, केसी वेयर को क्यों जाना जाता है और ग्रैनविले ऑस्टिन को किस लिए जाना जाता है, इसे देख लेते हैं अभी। देखिए केसी वेयर इन्हें इनकी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है और इन्हें संघवाद का जनक भी माना जाता है केसी वेयर को। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ये भी एक ब्रिटिश न्यायविद थे और ग्रैनविले ऑस्टिन ये इन्होंने भारतीय संविधान पर विस्तार से लिखा। इन्हें इनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन के लिए जाना जाता है। इन्हें किसके लिए जाना जाता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन के लिए ग्रैनविले ऑस्टिन को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी है? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी द्विबीजपत्री, ऑप्शन सी आवृतबीजी या फिर ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। देखिए जिम्नोस्पर्म द्विबीजपत्री और आवृतबीजी ये पुष्पी हैं, टेरिडोफाइटा इसमें अपुष्पी है। ठीक है, देखिए पादप जगत को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया, एक पुष्पी और एक अपुष्पी। ठीक है, अपुष्पी जो होते हैं, अपुष्पी को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, इसे मैं भी देख लेते हैं। देखिए पादप जगत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो अपुष्पी हो जाते हैं यानी कि अपुष्पोद्भिक, और एक हो जाता है पुष्पी। देखिए अपुष्पोद्भिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सॉरी अपुष्पोद्भिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, और पुष्पोद्भिक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक अनावृत बीजीय जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं और एक आवृत बीजीय जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा अनावृत बीजीय और आवृत बीजीय को हम अभी समझ लेते हैं ये कैसे होते हैं। देखिए अनावृत बीजीय ये पर्वतीय ढाल पर पाए जाते हैं और इनके बीच के बाहर आवरण नहीं होता। इनका फूल एक लिंगी होता है, अर्थात पुमंग और जाया 2 अलग अलग फूल में पाए जाते हैं। ठीक है, आवृत बीज इसे किसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो इनके बीच के बाहर आवरण नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैमिया, साइकस, सिकोया, चीड़, देवदार ये अनावृत बीजीय हैं। आवृत बीजीय एंजियोस्पर्म होता है, इनके बीच के बाहर फल का आवरण होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं। और एक ये होते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मोनोकॉट यानी कि
ये एक बीजपत्री होते हैं, इनके बीजों को दो भागों में आसानी से नहीं बांट सकते हैं, तो वो एक बीजपत्री होते हैं। जैसे धान केला धान केला गेहूं, इनके बीजों को हम आसानी से दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। द्विबीजपत्री जो होते हैं वो डाइकॉट बोलते हैं उन्हें। इसमें बीज दो पत्री होते हैं, अर्थात इसके बीज को सरलता से दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे आम जामुन चना आदि, ये द्विबीजपत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का व्यापक से संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम है? Which of the following is the correct sequence of national income from broader to narrower concepts? हमें देखना है ब्रोडर टू नैरोअर, हमें देखना व्यापक से संकीर्ण। ऑप्शन ए देख लेते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या ये ब्रोडर से नैरोअर की तरफ जा रहा है? हम इसे चेक कर लें। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, तभी तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखिए, जीएनपी क्या होता है, भारतीय के द्वारा, केवल भारतीय के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य को जीएनपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, जीएनपी में शामिल। और जीडीपी इससे थोड़ा अलग होता है। जीडीपी क्या कहता है, ये भारत के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। जीडीपी में भारतीय की कीमत भी आ जाती है और विदेशों की भी आ जाती है, लेकिन जीएनपी में केवल और केवल भारतीय की आती है, चाहे उसने भारत के अंदर किया हो या फिर उसने भारत के बाहर किया हो, वो सारे की सारी जीएनपी में ऐड कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा, एनएनपी क्या होता है, जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, टूट फूट को घटा देते हैं, तो वो एनएनपी आ जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, जीएनपी बड़ा होगा इसका मतलब, और एनएनपी उससे छोटा होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। इसने हमसे पूछा ब्रोडर टू नैरोअर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ हमें जाना है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाती है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, किसी भी उत्पादित वस्तु का जो मूल्य होता है उसको फैक्टर कॉस्ट कह देते हैं, यानी कि उत्पादन लागत को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। उसमें उत्पादन लागत और प्रॉफिट मिक्स होता है फैक्टर कॉस्ट में। लेकिन मार्केट प्राइस पे क्या होता है, जब जब किसी वस्तु पर टैक्स को जोड़ दिया जाता है तो मार्केट प्राइस कहलाती है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगी क्योंकि उसमें टैक्स ऐड है, और फैक्टर कॉस्ट कम होगी क्योंकि उसमें केवल केवल उत्पादन लागत ही है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अच्छा जी, अब हम इसे देखते हैं। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, जीएनपी एनएनपी और ये समझ में, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। देखिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस बिल्कुल सही है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस बिल्कुल यहाँ तक सही है, लेकिन फिर इसमें आ रहा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जीएनपी तो बड़ा होता है, जीएनपी तो बड़ा होता है, एनएनपी के बाद जीएनपी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम। देखिए, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत आय क्या होती है। देखो, व्यक्तिगत आय क्या मतलब क्या होता है, यानी कि व्यक्ति के द्वारा कमाई की सारी राशि उसे व्यक्तिगत आय में बोल दिया जाता है। ठीक है। प्रयोज्य आय क्या होती है, जब उसमें से टैक्स को दे दिया जाता है तो बची जो आय जो होती है, बची हुई जो राशि होती है, उसको प्रयोज्य आय बोल देते हैं। ठीक है। टैक्स देने के बाद की जो राशि होती है उसे डिस्पोजेबल इनकम कह देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पोजेबल इनकम टैक्स देने के बाद है, तो डिस्पोजेबल इनकम तो कम होगा और पर्सनल इनकम ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्पोजेबल इनकम पहले दे रखा है और पर्सनल इनकम इसने बाद में दे रखा है। ठीक है, जबकि पर्सनल इनकम ज्यादा होती है, डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये भी तो भी बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, फैक्टर कॉस्ट कम होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड है और फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन डी देख लेते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल सही है। जीएनपी के बाद एनएनपी बिल्कुल सही है, वो भी फैक्टर कॉस्ट पर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जीएनपी में से जब मैंने क्या घटा दिया, टूट फूट को, डेप्रिसिएशन को घटा दिया, तो वो एनएनपी आ गया। इसके बाद पर्सनल इनकम, ये भी सही है। पर्सनल इनकम के बाद आया है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि उसमें से टैक्स को घटा दिया तब वो आया है डिस्पोजेबल इनकम, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही जा रहा है ब्रोडर टू नैरोअर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं जीएनपी की। देखिए, जीएनपी की डेफिनेशन मैंने कल बताई थी, कल या परसों की वीडियो मैंने बताई थी आपको जीएनपी के बारे में। आज फिर से देख लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है इसकी फुल फॉर्म। जीएनपी में केवल भारतीय के आय को शामिल किया जाता है और ये पैसे राष्ट्र के काम का होता है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। देखिए, माना भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय x रुपए है और विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय y रुपए है। ठीक है,
तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अब इसे और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो अच्छी तरह से क्लियर होकर आएगा। देखिए जैसे टाटा है, टाटा की कंपनी ने काम किया 800 रुपये का, वीवो की कंपनी ने काम किया 300 रुपये का, ये भारत के अंदर काम किया है। और एक भारत का व्यक्ति है जो विदेश चला गया, उसने 150 रुपये का काम किया है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, ये क्या हो गया। अच्छा, तो इसमें जीडीपी क्या होगी, जीडीपी क्या होती है, भारत के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को जीडीपी कह देते हैं, चाहे वो विदेशी ने कमाया हो या भारतीय ने कमाया हो। 800 प्लस 300 जीडीपी आ जाएगा ओवरऑल 1100। जीएनपी क्या होता है, केवल भारतीय की आय को जीएनपी में शामिल किया जाता है, जिसमें से वीवो का यानी कि जो विदेशी कंपनी का जो पैसा है उसको घटा दिया जाता है, और विदेश में जो भारतीय ने कमाया है वो उसको जोड़ लिया जाता है। तो जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी प्लस के एक्स माइनस वाई। इसे रखेंगे 1100 प्लस 150, ये हमारा पैसा भारत के व्यक्ति का, 300 रुपये जो वीवो का पैसा वो भी अपने वापस ले जाएगा। तो जीएनपी बराबर क्या आ जाएगा, जीएनपी बराबर हो जाएगा 950। ठीक है, जीएनपी आ जाएगा। आप इसे अपने आप से एक बार कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं एनएनपी। जीएनपी समझ में आ गया, तो एनएनपी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब जीएनपी में से मशीनों की टूट फूट या खर्च को घटा देते हैं तो उसे एनएनपी कहते हैं। जैसे एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस के डी। डी का मतलब मूल्यह्रास। पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय, ये व्यक्ति के द्वारा कमाई की राशि को व्यक्तिगत आय कहते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम, जब इसमें से टैक्स दे दिया जाता है तो उसे प्रयोज्य आय कहते हैं, इनकी डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए लाहो जो है वो मेघालय की नृत्य शैली है। ठीक है, और भी देख लेते हैं मेघालय में और कौन कौन सी नृत्य शैली और कौन कौन से नृत्य होते हैं। लाहो, नोक्रेम, बेहदीन खलम, वागनला, डाट से गाटा, सात सुख। ठीक है, ये है मेघालय के। मेघालय कौन कौन से, लाहो, नोक्रेम, बेहदीन खलम, वागनला, डाट से गाटा, सात सुख, ये मेघालय की नृत्य शैली है। असम के देख लेते हैं। असम के खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू बिछुआ, बागुरम्बा, नट पूजा, अंकिया नाट, और है नागा नृत्य, महारस और झुमुरा। ये असम के हैं। कौन कौन से, फिर से पढ़ लेते हैं। खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू बिछुआ, बागुरम्बा, नट पूजा, अंकिया नाट, नागा, महारस और झुमुरा। ये असम के कुछ लोक नृत्य हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें से बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बोडो जनजाति के द्वारा नृत्य जो किया जाता है वो है बागुरम्बा। और अंकिया नाट असमिया संत और समाज सुधारक श्री मंत शंकर देव की रचना है अंकिया नाट। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश को देखेंगे। आंध्र प्रदेश के गोबी, भामा कलापम, बोतालू, बाताखम्मा, वीरनाट्यम, कुम्मी, सिद्धि माधुरी और घंटा मर्दाला, ये आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। कौन कौन सी, गोबी, भामा कलापम, बोतालू, बाताखम्मा, वीरनाट्यम, कुम्मी, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला। ठीक है, मणिपुर के देख लेते हैं। मणिपुर के लाई हरोबा, खम्बा धाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, डोल चोलम, पुंगु चोलम, मार्ग नृत्य और थागंटम। ठीक है, ये मणिपुर के कौन कौन से, लाई हरोबा, खम्बा धाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, डोल चोलम, पुंगु चोलम, मार्ग नृत्य और थागंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी अल्लाह रखा, ऑप्शन सी अमजद अली खान, या फिर ऑप्शन डी खैयाम। देखिए संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध जो है वो है अमजद अली खान से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमजद अली खान। देखते हैं और कौन कौन से सरोद वादक हैं। देखिए और हैं अलाउद्दीन खान, जरीन शर्मा, हाफिज अली खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता। कौन कौन से, अलाउद्दीन, जरीन शर्मा और हाफिज अली खान, अली अकबर खान और अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सरोद वादक। ठीक है, अब देखिए जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ये जाकिर हुसैन और जो अल्लाह रखा है ये है तबला वादक। और कौन कौन तबला वादक है इसे भी देख लेते हैं। अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गोदई महाराज, तन्मय घोष, विक्रम घोष। ठीक है, ये है तबला वादक। ठीक है, और इसके अलावा खय्याम जो है वो एक संगीत निर्देशक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल एंड डांस। ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी उगादी, ऑप्शन सी पोंगल, या फिर ऑप्शन डी बिहू। कौन सा एक उत्सव और नृत्य है, वो है बिहू। बिहू कहाँ का है, असम का है। देख लेते हैं असम के और कौन कौन से उत्सव हैं। बिहू, बिहू को जो कि 3 चरणों में मनाया जाता है, बोहाग, माघ और काथी बिहू। ठीक है, इसके अलावा है मीडेम मीफी जो कि अहोम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और एक है वैशागु जो कि बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और एक है अंबुबाची, अलिये लिंगांग, जानबील बेला और रांगकेर और दियोधानी, ये असम के कुछ उत्सव है। कौन कौन से, बिहू,
मीडेम मीफी, बैशागु, अंबुबाची, अलियलिंगा, जानबीर, रांके, दियोधानी, ये असम के उत्सव है। पंजाब की देख लेते हैं। बैसाखी, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है और कौन कौन से मनाया जाता है? होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरुपर्व, लोहड़ी। कौन कौन से? होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरुपर्व और लोहड़ी। कर्नाटक, उगादि कर्नाटक में मनाया जाता है और कौन कौन से कर्नाटक में मनाए जाते हैं? हम्पी महोत्सव, कंबाला, करगा, कोयलपौध और उगादि, ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। पोंगल जो था वो तमिलनाडु में होता है और तमिलनाडु में और कौन कौन से होते हैं? देखिए पोंगल, पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को भेंगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्या पोंगल। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा मनाए जाते हैं जल्लीकट्टू, चित्राथी, थाईपुसम, ये तमिलनाडु में जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? आसफ हॉल, ऑप्शन ए फोबोस और डिमोस, ऑप्शन बी मिरांडा और ट्राइटन, ऑप्शन सी एस्लेंडस और टाइटन, या फिर ऑप्शन डी कैरन और डिनोमिया। देखिए आसफ हॉल के द्वारा खोजे गए 2 चंद्रमाओं के नाम है फोबोस और डिमोस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फोबोस और डिमोस। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे कथकली शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए OS अरुण, ऑप्शन बी मंजू नंदन मेहता, ऑप्शन सी कोटक्कल नंद कुमारन नायर, या फिर ऑप्शन डी विनायक तोरवी। तो इनमें से किसको कथकली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वो है कोटक्कल नंद कुमारन नायर। ठीक है, याद रखें। अच्छा, ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो कब से देना स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 1952 से। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत, नृत्य और नाट्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखें। अब हम कथकली के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। देखिए कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 24 हस्त मुद्राएं प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें विभिन्न पात्रों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है जो कि इस प्रकार है। कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। पहला साहित्य, जिसे साहित्यम कहते हैं। दूसरा संगीत, जिसे संगीतम कहते हैं। तीसरा चित्रकारी, जिसे चित्रम कहते हैं। चौथा अभिनय, जिसे नाट्यम। और चौथा है, 5वां है नृत्य, जिसे नृत्यम कहते हैं। ठीक है, साहित्य, संगीत, चित्रकारी, अभिनय और नृत्य। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। और ये कथकली के कुछ कलाकार याद रख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए आनंद शिवरामन, कृष्णनकुट्टी, मृणालिनी साराभाई, ये कलाकार हैं। इसके अलावा देखो मृणालिनी साराभाई कौन है? मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, गोपीनाथ और कृष्ण नायर, शांताराव, कोटक्कल नंद कुमारन नायर, ये कुछ कलाकार हैं किसके? कथकली के। कौन कौन से? आनंद, कृष्ण कुट्टी और मृणालिनी साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, गोपीनाथ, कृष्ण नायर, शांताराव और कोटक्कल नंद कुमारन नायर। ठीक है, इसे याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देख लेते हैं। देखिए कुछ भारत में जो कथकली की बात कर रहे हैं वो एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? कथक जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है, मणिपुर जो कि मणिपुर से रिलेटेड है, सत्रिया जो कि असम से रिलेटेड है, ओडिसी जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और मोहिनीअट्टम केरल से है। कथकली भी केरल से है। तो केरल के 2 हो गए, मोहिनीअट्टम और कथकली। और लास्ट आया था भरतनाट्यम तमिलनाडु से। सबसे बाद में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे मिला था? सत्रिया को मिला था। कब मिला था? 15 नवंबर 2000 को। किसने दिया था? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की। देखिए 2011 की जनगणना से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं और आज फिर से बता देता हूं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जनगणना के कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 में। और पूरी तरह से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई और प्रथम आर्थिक जनगणना जो है वो 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं। देखिए 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
भारत की आबादी 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2001 और 2011 के दौरान 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो है 17.64%। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और नगरीय जनसंख्या 31.2%। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कि 20 करोड़ है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जो कि 6 लाख है। सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल का, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल की, जो कि 94% है, और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की, जो कि 61.8% है। भारत की साक्षरता दर है 74.04%। टोटल पूरे भारत की साक्षरता दर है ये इतनी। और भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है एर्नाकुलम, जो कि केरल का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने, मुंबई का है, जिसकी जनसंख्या 1.1 करोड़ है, अकेले एक जिले की जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग, अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार, जो कि 1102 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। 2001 से 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64% रही है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कौन सी चीज जोड़ती है? ऑप्शन ए एनएचडीपी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ एनएचडीपी, एनएचडीपी का उत्तर दक्षिण गलियारा। ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे 47A, या फिर ऑप्शन डी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, नगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ती है। दक्षिण है, दक्षिण नहीं है। ठीक है, दक्षिण है, दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ती है ये। ठीक है। अच्छा, नेशनल हाईवे 44 देखेंगे तो नेशनल हाईवे 44 जो है ये दिल्ली होते हुए श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। और नेशनल हाईवे 47A जो है ये दक्षिण में सेलम को कोच्चि से जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? ऑप्शन ए बी डी नाग चौधरी, ऑप्शन बी जी पार्थ सारथी, या फिर ऑप्शन सी वाई नायुदम्मा, या फिर ऑप्शन डी के आर नारायण। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे जी पार्थ सारथी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी डी नाग चौधरी ये कौन थे? ये 1972 में जी पार्थ सारथी के बाद जेएनयू के दूसरे कुलपति बने थे। जेएनयू के दूसरे कुलपति कौन बने थे? ये बने थे बी डी नाग चौधरी। वाई नादुयम्मा ये एक वैज्ञानिक थे। और के आर नारायण ये 1997 से लेकर 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, के आर नारायण। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है 10 रुपए के नोट को। देखिए, हमारा वित्त मंत्रालय जो है वो केवल और केवल 1 रुपए के नोट को जारी करता है। ठीक है, केवल 1 रुपए के नोट को जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इसके ऊपर के नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी हिल्टन यंग की सिफारिश पर। वह हिल्टन यंग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक मुख्यालय है मुंबई में। इसके पहले अध्यक्ष थे ओसबर्न स्मिथ और इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे CD देशमुख। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर हुई थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 1 जनवरी 1949 को सरकार ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। राष्ट्रीयकरण से मतलब हो गया इसको सरकारी बना लिया था। इसका जो संचालन होता है वो 21 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसमें जिसमें होते हैं 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 4 क्षेत्रीय गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इनका कार्य होता है बैंकों पर नियंत्रण रखना, नोट का निर्गमन करना, मुद्रा का विनिमय करना और मौद्रिक नीति को बनाना। ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर देना।
और लास्ट क्वेश्चन है, किस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अवक्रिया करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजीन, ऑप्शन बी टोल्यूनी, ऑप्शन सी एनिलीन या फिर ऑप्शन डी पिरिडीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एनिलीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।